नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा को, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि को। देखिए दोस्तों, रीट के अंदर जिन्होंने भी संस्कृत ले रखी है उनके लिए विशेष वीडियो है, और उनको जो है अब रीट के अंतर्गत आपको संधि प्रकरण हो गया, संज्ञा प्रकरण हो गया, कारक प्रकरण हो गया, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सभी आपको यहाँ पर देखनी है। तो पिछली वीडियो में हमने जो है असंधि, जिसे हम स्वर संधि कहते हैं, उसको हमने पिछली वीडियो में देखा। उसके जितने भी अंदर संधियाँ आती हैं वो सारी की सारी हमने एक प्रक्रियागत तौर पर, और उसको जो कह सकते हैं कि ट्रिक के तौर पर हमने समझा था। उसकी जो प्रक्रिया कैसे होती है वो भी हमने देखा, और उसकी ट्रिक कैसे हो सकती है वो भी हमने देखा, ताकि अगर आप आसान शब्दों में भी उसको समझ सके, और अगर आपको कोई प्रक्रिया है वो भी आपको समझ में आ जाए, ताकि कैसे भी आपके सामने उदाहरण आ जाए तो वो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, उसी प्रकार से आज हम देखने वाले हैं व्यंजन संधि को। इसमें भी हम उसकी प्रक्रिया को भी देखेंगे और साथ में ट्रिक को भी समझेंगे। यानी कि आपके सामने अगर कोई भी उदाहरण आ जाए ना, तो आप उसकी प्रक्रिया को समझकर भी जो है उसको सही कर सकते हैं, और ट्रिक के माध्यम से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। कुल मिला के अपना प्रश्न जो है वो सही होना चाहिए, और संधि आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, ये अपना मुख्य उद्देश्य रहेगा। और देखिए, मैं जो है वो संस्कृत स्टूडेंट हूँ, तो मुझे इतनी हार्ड नहीं लगती है। बाकी मैं समझता हूँ कि अगर आपने रीट के अंदर संस्कृत को ले रखा है तो आपके लिए बड़ी हार्ड चुनौतियाँ हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको संस्कृत समझाना ये मेरा काम है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि भी मेरा संस्कृत सब्जेक्ट है तो मैं आपको संस्कृत अच्छे से समझाऊं। ठीक है, तो बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, एक एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपका प्रश्न एक भी गलत नहीं हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहली संधि से। वो है दोस्तों व्यंजन संधि के अंदर इच्छु संधि। व्यंजन संधि के बहुत सारे भेद हैं, जैसे कि आपने असंधि के अंदर देखा। ठीक है ना, उसमें आयादी हो गया, यण हो गया, वृद्धि हो गया, गुण हो गया, यण हो गया, साथ में पुर्रूप पररूप। ठीक है, और एक प्रकृति भाव भी होती है, तो वो इतना अपना लगते नहीं है, तो उनको पढ़ने की जरूरत आवश्यकता है नहीं। देखिए, मैंने पहले भी कहा है आपको कि पढ़ो उतना जितना एग्जाम में आए। ठीक है ना, पढ़ना वही है जो एग्जाम में आए। फालतू की चीज़ें पढ़ के आपको जो है अपना समय खराब नहीं करना है, तो उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि के अंदर भी काफ़ी सारी संधियाँ हैं, तो हम जो है यहाँ पर वही पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहली संधि है यहाँ पर इच्छुतु संधि। कौन सी है? इच्छुतु संधि। इच्छुतु संधि का दोस्तों सूत्र है वो है इस्तो इच्छुना इच्छु। मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा है कि जब माया सूत्र हमने पढ़ा था उसमें मैंने कहा था आपको, और असंधि के अंदर मैंने कहा था आपको कि जितने भी सूत्र हैं वो सारे के सारे आपको रटने पड़ेंगे, सारे के सारे आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका भावार्थ, या यूँ कह सकते हैं कि इनकी जो प्रक्रिया है ना, वो सारी की सारी सूत्रों के अंदर ही छुपी हुई है। अगर आपने सूत्र को समझ लिया तो आपके सारे के सारे डाउट वही सॉल्व हो जाएंगे, आपका सीधा प्रश्न वही निकल जाएगा, उत्तर वही निकल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के आपको जो है सारे के सारे जितने भी इसके सूत्र हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, चाहे वो मय सूत्र हो, चाहे वो असंधि के सूत्र हो, कारक के सूत्र हो, समास के सूत्र हो गए, व्यंजन संधि के सूत्र हो गए, तो सारे के सारे सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। तो एक पेज पर सूत्र उतार दीजिए और सुबह सुबह उठकर उनका रोज अभ्यास कीजिए। 1-1.5 महीने के अंदर आपके सारे के सारे जो है कंठस्थ हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहली संधि इच्छुतु संधि। इस्तो इच्छुना इच्छु। अब इस सूत्र में ही जो है इसका राज छिपा हुआ है। कैसे? देखिए, स और त। ठीक है, स और त के बाद में आपको श और च, यानी कि स सड़क वाला और त वर्ग पूरा, और स संकर वाला, इसके बाद में स संकर वाला और च वर्ग पूरा। ये प्रक्रिया आगे पीछे भी हो सकती है। ये संकर वाला स आगे आ सकता है और सड़क वाला स पीछे भी आ सकता है, त आगे पीछे भी हो सकता है। ठीक है ना, इसके बाद में अगर ये प्रक्रिया आपको मिले कहीं पे भी उदाहरण में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके स्थान पर आपको ये स संकर वाला और च करना है, च वर्ग। ठीक है ना, यानी कि च वर्ग करना है आपको। ठीक है, कैसे? देख लीजिए, आगे देखते हैं, ये प्रक्रिया समझते हैं हम किस प्रकार से होगा। देखिए, आपको यहाँ पर स मिले और त वर्ग मिले, यानी कि त वर्ग पूरा हो गया। उसके आगे आपको ये स संकर वाला और च वर्ग मिल जाए। ये प्रक्रिया ऊपर नीचे भी हो सकती है। ठीक है ना, तो इसमें वो नहीं है, ये प्रक्रिया ऊपर नीचे भी हो सकती है। अगर ये प्रक्रिया आपको मिले तो यहाँ पर स संकर वाला और च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखिए, स तथा च वर्ग का आगे पीछे भी योग होने पर, स और च का जो है, ये स और च वर्ग है, ये आगे भी हो सकता है, इससे इस स से आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया आपको मिले तो यहाँ पर जो है इस स के स्थान पर ये स हो जाएगा। ठीक है, और त के स्थान पर ये च हो जाएगा। क्लियर? देखिए कैसे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हरिश प्लस सेते। अब हरिश में स कौन सा है, तो हरिश में स है सड़क वाला, और इसके पीछे स कौन सा आ गया, तो ये आ गया शंकर वाला। अब इस स के स्थान पर ये शंकर वाला स हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया हरिश प्लस सेते। उसी प्रकार से सत्य प्लस चित्त,
तो स में जो है सत के में जो त है ना वो कौन सा है, ये देखिए स में जो त है ये त वर्ग वाला त है, और आगे क्या मिला आपको, ये च वर्ग मिल गया, च मिल गया। तो अब इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, त के स्थान पर जो है च हो जाएगा, बाद वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यह क्या हो गया, सचित। उसी प्रकार से देखिए आप रामस प्लस चिनौती, तो रामस चिनौती के अंदर जो स है, स को क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, स को ये हो जाएगा सकार, सॉरी ये स है ना, इसको स को ये सकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा रामस चिनौती, ठीक है। उसी प्रकार से यज्ञ प्लस न, तो यहाँ हो जाएगा यज्ञ, और यह प्रक्रिया आगे पीछे भी हो सकती है, ठीक है ना। और इसमें यज्ञ प्लस यह भी हो सकता है, तो इसमें यज्ञ हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए रामस प्लस च, यानी कि रामस प्लस च, इस रामस में जो स है ना, ठीक है ना, इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये सकार वाला स हो जाएगा, तो ये हो गया रामस च। सरस प्लस चंद्र, ठीक है, तो ये शरद प्लस चंद्र है ना, तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, त के स्थान पर हो जाएगा च, तो यह हो गया शरद चंद्र। शरद प्लस चित्त, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, तो हो गया शरद चित्र। रामस प्लस सेते, तो यह हो गया रामस प्लस सते, तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये सकार वाला स हो जाएगा, तो यह हो गया रामस शेते, इस सकार के स्थान पर यह स हो गया, तो रामस शेते, ठीक है। इस प्रकार से उदाहरण आपको देखने हैं और ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रिया होगी। तो ये हो गई अपनी इष्टुत्व संधि। अगली संधि है दोस्तों वो है इष्टुत्व संधि। कौन सी है, इष्टुत्व संधि। ये क्या कहती है, इसका सूत्र है दोस्तों इष्टुना इष्टु। क्या सूत्र है, इष्टुना इष्टु, सॉरी ये देखिए ये जो स है ना, इसके बाद में त वर्ग मिले, जैसे कि जैसे यहाँ प्रक्रिया थी इष्टुत्व में, वैसे की वैसी प्रक्रिया यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो है स और च था, सलगम वाला स और च वर्ग था, यहाँ पर आपको मिलेगा स षटकोण वाला और ट वर्ग, ठीक है ना। इस स और त के बाद में ये स और ट मिले आपको, ठीक है। ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये प्रक्रिया यहाँ के जैसे आगे पीछे भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर आगे पीछे थी वैसे भी यहाँ पर जो आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है किस प्रकार से होगा, तो देखिए इसके सूत्र यहाँ पर देखिए, तत् प्लस टीका, तत् टीका, ठीक है। तो तत् प्लस टीका, तत् मतलब त जो तो है, देखिए यहाँ पर तत् प्लस टीका, इनकी जो त है इस त के स्थान पर हो जाएगा ट, ठीक है, तो ये हो जाएगा तट्टिका। रामस प्लस टिकते, तो रामस में स है, स के बाद में आपको ट मिला, ठीक है। तो इस स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये षटकोण वाला स हो जाएगा, तो रामस टिकते। ये देखिए यहाँ पर है उद प्लस डीन, तो उद में द है और आगे क्या मिला आपको, ये टकार वाला मिल गया, यानी कि ट वर्ग वाला मिल गया, ट ठ ड, ठीक है। तो ये ड मिल गया, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर द के स्थान पर ये ड हो जाएगा, तो यह हो गया उड्डीन। ये कृष्ण प्लस न, तो कृष्ण में क्या है, सकार है और यहाँ पर आगे न है, ठीक है। तो इस न के स्थान पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर न हो जाएगा, ये ट ठ ड ढ न वाला न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कृष्ण। ये गस प्लस थ, गस प्लस थ, ये प्रक्रिया उल्टी हो गई है, तो यहाँ पर देखिए आप गस प्लस थ में जो है ट ठ त थ है ना, थ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ठीक है। ये स तो सेम रहेगा और थ के स्थान पर ठ हो जाएगा, तो यह हो जाएगा गस ठ, ठीक है। अब देखिए आगे रामस प्लस षष्ठ, तो रामस प्लस षष्ठ में ये जो स है ना, इसको हो जाएगा ये स षटकोण वाला, तो हो जाएगा रामस प्लस षष्ठ। उसी प्रकार से पेष्टा, ठीक है, तो पेश प्लस ता में हो जाएगा त को हो जाएगा ट, तो हो जाएगा पेष्टा, ठीक। आगे देखते हैं अनुस्वार संधि। अगला है अनुस्वार संधि। अनुस्वार संधि सूत्र है मो अनुस्वार, मो अनुस्वार, इसमें म के बाद में विसर्ग है और आगे मिलेगा आपको अनुस्वार, ठीक है, आगे मिलेगा आपको अनुस्वार। देखिए पद के अंत में आपको म मिलेगा, ठीक है, और उसके बाद में आपको कोई भी हल वर्ण मिल जाए ना, तो उसको जो है अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद के अंत में आपको म मिलेगा और उसके बाद में आपको हल वर्ण मिलेगा, कोई भी व्यंजन वर्ण मिलेगा, उसके स्थान पर आपको अनुस्वार हो जाएगा। कैसे, देखिए पद के अंत में स्थित म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है आगे अगर व्यंजन वर्ण हो तो, व्यंजन वर्ण परे हो तो। कैसे, हरिम प्लस वंदे, ठीक है, हरिम प्लस वंदे, तो ये देखो यहाँ पर म है, म के बाद में क्या मिला आपको, व्यंजन वर्ण मिला, यहाँ पर फिक्स है कि आपको व्यंजन वर्ण ही मिलेगा, आगे म के बाद में व्यंजन वर्ण ही मिलेगा। तो हरिम में म है, आगे मिला आपको व्यंजन वर्ण, म के बाद में मिला आपको व्यंजन वर्ण, तो म को क्या हो जाएगा अनुस्वार, हरिम बंदे।
ऐसे कैसे? रामम प्लस नमामि, तो रामम में म है, आगे क्या मिला आपको? व्यंजन वर्ण न मिला, तो रामम नमामि। सत्यम वद, सत्यम वद। गुरुम नमामि, तो गुरुम नमामि। धर्मम चर, धर्मम चर। स्वदेशम सेवते, स्वदेशम सेवते। अहम नमामि, अहम नमामि। त्वम वंदे, त्वम वंदे। समझ में आ गया? तो यह है दोस्तों अनुस्वार संधि। क्या थी? अनुस्वार संधि। म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है जब आगे व्यंजन वर्ण हो तो। क्लियर? अब दूसरी आती है इसमें ही ऐसी कैसी? अनुस्वार पर सवर्ण। अनुस्वार पर सवर्ण, इसका सूत्र है अनुस्वार यही पर सवर्ण। अनुनासिक संधि, अनुस्वार संधि जो हमने पढ़ी ऊपर, ये जो अनुस्वार संधि पढ़ी ना हमने, ये अनुस्वार पर सवर्ण है। वो हमने अनुस्वार पढ़ी, उसका सूत्र है मो अनुस्वार। और इस अनुस्वार पर सवर्ण का सूत्र है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अनुस्वार के स्थान पर परसवर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है कि ये प्रत्याहार, यानी कि इसमें स्पर्श वर्ण और यण वर्ण, यानी कि वर्ग के 1 2 3 4 और 5, ये 25 वर्ण तो वो हो गए, और साथ में यण वर्ण यानी कि य व र ल, ये हो गए। ये अगर बाद में हो तो परसवर्ण का मतलब होता है कि उसी वर्ग का पंचम वर्ण होना। ठीक है, आगे जो भी वर्ग होगा, जैसे कि यहाँ पर क है ना, तो क का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? अंग होता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर वो पांचवा वर्ण हो जाएगा। क्लियर? ये कहना चाहता है। आगे क्या होना चाहिए? आगे स्पर्श वर्ण या फिर यण वर्ण हो गए तो। ठीक है, देखिए कैसे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अम प्लस कित। ठीक है, अनुस्वार है और आगे कित है। तो कित क्या है? स्पर्श वर्ण में पहला वर्ण है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आगे अनुस्वार है, अम में अनुस्वार है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा कि अंकित का जो क है ना, उस क का पांचवा वर्ण है ये अंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर अंकित। ये देखिए आप यहाँ पे ये प्रक्रिया बन गई। वैसे ही वैसे अम प्लस चित। ठीक है ना, तो आगे क्या हो गया? ये च आ गया, ये हो गया स्पर्श वर्ण का पहला वर्ण। तो इसी च का जो है पांचवा वर्ण होता है य, तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। साम प्लस ता, त का पांचवा वर्ण होता है न, तो यहाँ पर देखिए शांता। साम प्लस त का पांचवा वर्ण है न, तो शांता, शांत। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया होती है। तो वो था अनुस्वार, अनुस्वार जिसमें मोनुस्वार सूत्र है, और उसमें होता है अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आगे हो तो उसमें जो है वहां पर म को अनुस्वार हो जाता है, और इसमें जो है परसवर्ण कार्य होता है। ठीक है, वैसे के वैसे देख लीजिए और कुछ सूत्र है, जैसे कि हो गया कुंठित, तो कुम प्लस ठित। ठीक है, तो कुम प्लस ठित, ठ का जो है पांचवा वर्ण होता है वो होता है ण, ट ठ ड ण। घ का जो पांचवा वर्ण होता है वो होता है अंग। क का पांचवा वर्ण होता है वो होता है अंग। च का पांचवा वर्ण होता है वो होता है य, और च का पांचवा वर्ण होता है य। तो इस प्रकार से कुंठित, कुम प्लस ठित लिखा हुआ है तो हो जाएगा कुंठित। सम प्लस गम का हो जाएगा संगम। सम प्लस कर का हो जाएगा शंकर। तो प्लस चतुर का हो जाएगा त्वन चतुर, और धर्मम प्लस चर का हो जाएगा धर्मम चर। ठीक है, ये हो गया अपने अनुस्वार संधि। अब देख लेते हैं आगे जसत्व संधि। ठीक है, इसका सूत्र है दोस्तों वो है जलाम जसो अंते। क्या सूत्र है? जलाम जसो अंते। पद के अंत में जल वर्ण यानी कि ज भ य के ज से लगाकर हल के ल तक, जिसमें जब य गणदश, जब गणदश, खपत चट तव, कपय सस सर और हल, ठीक है ना, के स्थान पर जस आदेश यानी कि जब गण द, ठीक है, ये वर्ण हो जाते हैं। बाद में स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो, या फिर यवरल या ह हो। ठीक है, समझ में आया कैसे? यानी कि आपको पहले वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वर्ण मिले। इसके बाद में अगर आपको स्वर मिले, इसके बाद में आपको तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण मिल जाए, या फिर आपको य, व, र और ल और ह मिल जाए। ये प्रक्रिया अगर होगी ना, तो इसके स्थान पर तीसरा आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसके स्थान पर, इनके स्थान पर जो है ये तीसरा आदेश हो जाता है। कैसे, एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि जगत प्लस ईश, क्या है? जगत प्लस ईश, तो इस त के स्थान पर आपको द हो जाएगा, तो हो जाएगा जगदीश। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि 1 2 3 4, तो ये कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है। ठीक है ना, कहा गया है कि 1 2 3 4 यानी कि पहला वर्ण हो गया पहला, और इसके बाद में आपको स्वर मिलना चाहिए, तो ये स्वर आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका तीसरा हो जाएगा, तो द का द हो गया, त थ द। क के आगे आपको मिला स्वर,
ठीक है, तो ये क का हो जाएगा तीसरा वर्ण, ग हो जाएगा दिगंबर। सट प्लस आनन, यहाँ पर स्वर मिला आपको, ट हो गया तो ट का तीसरा हो जाएगा ट ठ ड षडानन। ठीक है, सत प्लस धर्म तो त का हो जाएगा द सद्धर्म। सुप प्लस अंत तो शुभंत। तिप प्लस अंत तिबंत। अच प्लस अंत अजंत। वाक प्लस ईश वागीश। वाक प्लस ईशा वागीशा वागीश। और वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वर्ण को जो भी कोई वर्ण होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, उसमें आगे अगर आपको स्वर मिले 1 2 3 तीसरा चौथा पांचवा वर्ण मिल जाए या यवर ल मिल जाए और ह मिल जाए तो वहां पर आपको तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पर लगभग जो प्रश्न मिलेंगे, जो आपको उदाहरण मिलेंगे वो स्वर से संबंधित उदाहरण ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो चिंता वाली बात नहीं है। अगर आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा तीसरा प्रश्न मिल जाए, आगे अगर आपको ऐसे स्वर वाला जो उदाहरण मिल जाए तो इसको आप रट लेना। अधिकतर प्रश्न यहीं से बनते हैं। ठीक है, लास्ट संधि है वो है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि, इसका सूत्र है वो है यरो अनुनासिके अनुनासिक कोवा। यरो अनुनासिके अनुनासिक कोवा। पद के अंत में यर वर्ण यानी कि ह य व र ट के य से लगाकर श श श ह स स स और र तक। ठीक है ना, तो ये जो वर्ण है यर वर्ण, जिसमें कौन से आ गए, ह य व र ट लर्ण, झबय गर्दस जबगर्दस खपत चटदव कपय ससर। ठीक है ना, यहाँ तक अगर ये जो वर्ण है इसको कहते हैं यर वर्ण, और इनके स्थान पर अनुनासिक यानी कि पांचवा वर्ण हो जाता है। यर वर्ण के स्थान पर पांचवा वर्ण हो जाता है। कैसे होगा, आगे अगर आपको कोई भी पद का कोई भी वर्ग का पद के अंत में पांचवा वर्ण हो तो, ठीक है ना, आगे अगर कोई भी पद का पांचवा वर्ण होगा ना, पांचवा वर्ण कोई भी होना चाहिए, यमं गणनम में से कोई भी पांचवा वर्ण होना चाहिए। अगर पांचवा वर्ण है आगे यर वर्णों के आगे, तो यहाँ पर जो है पांचवा वर्ण हो जाता है उसी वर्ग का। ठीक है, कैसे, देखिए उदाहरण के तौर पर समझते हैं हम। जगन प्लस जगत प्लस नाथ, यहाँ देखते हैं, पहले विच्छेद देखते हैं। जगत प्लस नाथ यानी कि जगत में हो गया त के बाद में आपको मिला न। ठीक है, त के बाद में आपको न मिला तो ये पांचों वर्ण मिल गया आपको आगे। ठीक है ना, और यहाँ पर मिल गया आपको यर वर्ण। ठीक है, आप यर वर्ण में जो काउंट करेंगे तो त जो है यर वर्णों के अंतर्गत आता है, तो यर वर्ण में आपको त मिल गया और यहाँ पर मिला आपको आगे न, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, त को भी न हो जाएगा, उसी वर्ण का हो जाएगा। तो त में जो है न पांचों वर्ण है वो न है, तो ये पांचों वर्ण जो है न हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जगन्नाथ। वाघ प्लस महिमा, तो देखिए आगे क है यानी कि यर वर्ण है और यर वर्ण के आगे आपको म मिला। ठीक है, तो आगे पांचों वर्ण मिला आपको अनुनासिक, तो क का जो है पांचों वर्ण कौन सा है, वो अंग है, तो वांग महिमा हो गया। एतद मुरारी, ठीक है, तो इसमें जो द है ना, इसी वर्ग का जो है पांचवा हो जाएगा, तो हो जाएगा एतन्न मुरारी। एतद मात्रा तन मात्रा। जगत माता जगन्न माता। जगत मोहनी जगन्न मोहनी। सत मार्ग शन्न मार्ग। सद मार्ग शन्न मार्ग। देखिए यहाँ पर त भी होता है और द भी होता है। ठीक है ना, सत मार्ग और सद मार्ग भी होता है, तो यहाँ पर सन मार्ग होगा इसका। उत प्लस नयनम उन्नयनम। दिक प्लस नाग दिंगनाग। पृथक प्लस नरेंद्र प्रथंग नरेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसके ये जो उदाहरण है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि अनुनासिक संधि है जो किस प्रकार से होती है। तो यर वर्ण हो गए जिसमें हाय वर्ट हो गया और सस हो गया। ठीक है, तो इसमें हय वर्ट जबय गर्दस जबगर्दस खपत चढ़ तव कपय ससर हल। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि जैसे कि वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो गया, यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा मिला आपको, चौथा मिला, साथ में आपको अंतस्थ वर्ण मिल गए यानी कि ये जर्ण वर्ण मिल गए। ठीक है, और आपको मिल गए साथ में उष्म वर्ण। ठीक है ना, तो आपको उष्म वर्ण भी मिल जाएंगे और अंतस्थ भी मिल जाएंगे। ये प्रक्रिया जब हो और उसके आगे पांचवा वर्ण हो, तो वहां पर जो है पांचवा वर्ण करना है उसी वर्ग का। ठीक है, तो ये हो गई आपके अनुनासिक संधि। तो और इस प्रकार से हमने लगभग यहाँ पर सारी संधियों को समझ लिया है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई भी आपका डाउट पीछे रहा होगा। और एक मुख्य संधि है वो हम देख लेते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वो संधि है दोस्तों यहाँ पर चरत्व संधि। कौन सी है, चरत्व संधि। एक बार इसको भी देख लेते हैं ताकि इसमें भी कोई डाउट है वो आपका नहीं रहे और यहाँ से प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। वैसे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ से प्रश्न आने की संभावना रहती है, तो एक बार देख लेते हैं। संधि का नाम है दोस्तों चरत्व संधि। ठीक है, क्या नाम है, चरत्व संधि। चरत्व संधि इसका नाम है। और इसमें क्या होता है, इसका सूत्र है वो दोस्तों वो है खरीच। क्या नाम है, खरीच।
सूत्र का नाम है खरीच। चरत्व संधि सूत्र का नाम है खरीच, खरीच, खरीच सूत्र है। ये क्या कहता है दोस्तों कि ये कहता है कि 1 2 3 और 4 ये वर्ण आपको मिले, इसके आगे आपको वर्ग का पहला, दूसरा, श, श और स, ठीक है ना, ये प्रक्रिया आपको मिले, ठीक है ना। अगर ये प्रक्रिया आपको मिल रही है कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण आपको पहले मिल रहा है, उसके बाद में आपको पहला, दूसरा और स स स मिल रहा है ना, तो उसके स्थान पर पहला आदेश हो जाएगा, ठीक है। जैसे कैसे, तो ये देखो समझिए आप, शत प्लस कार, शत प्लस कार, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये त है ना, इसके बाद में आपको ये वर्ग का पहला मिला, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण है, तो इसमें त हो गया पहला वर्ण, और इसके बाद में भी आपको पहला वर्ण मिला, तो इसके स्थान पर हो जाएगा सत्कार, यानी कि त के स्थान पर जो है आपको त ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत्कार। अब देखिए और एक उदाहरण देख लीजिए, तद प्लस कार, तद प्लस कार, तद प्लस कार, तो द है वो कौन सा वर्ण है, पहला, दूसरा, तीसरा वर्ण है, द जो है वो तीसरा वर्ण है, और आगे मिल गया पहला वर्ण आपको, तो इस द को हो जाएगा पहला वर्ण, तो कैसे हो जाएगा, तत्कार, तत्कार। तो ये है चरत्व संधि, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी व्यंजन संधि कंप्लीट हो जाती है, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, और व्यंजन संधि जो है आपको कंप्लीटली आपके सारे डाउट जो है व्यंजन संधि से संबंधित जो डाउट है आपके, वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली संधि में, उसका नाम है विसर्ग संधि, और इसके साथ हमारा संधि का टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाएगा, और आगे देखेंगे हम समास के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।